अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आज आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कहीं गया हुआ था। तो वापस आते ही जब मैंने सुना कि साबिक डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है, कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से पता चला कि मेरा अपना दिल भी दहल गया कि सियालकोट जैसे पुरअमन शहर के अंदर दुश्मनियों का सिलसिला इस कदर बढ़ चुका है कि लोग नस्लें तक ख़त्म करने पर तुल चुके हैं। तो असल वाकया है क्या और ये किधर से, इसकी कड़ी शुरू किधर से हुई, जो आखिर में लास्ट मुकदमा है अभी तक ये डीपीओ साबिक डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल और इंस्पेक्टर इरफान अशरफ समेत मुख्तलिफ लोगों पर दर्ज किया गया है। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली कड़ी जहां से ये मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ था, ये दुश्मनियों का सिलसिला शुरू हुआ था, इन मुकदमात में अफसोस की बात एक ये भी देखने को मिली कि सियालकोट की तारीख में 2 मरतबा 297 दफा को ऐड किया गया। एक मरतबा तो सानेहा बुट्टर में, जहां पर 2 भाइयों को मर्डर करने के बाद उसकी लाशों की बेहुरमती की गई। दूसरी मरतबा यहां इसी मुकदमे से एक कड़ी जुड़ती है, उनमें ये दफा शामिल की गई। तो दफात क्या थी, 297 क्यों लगाई गई, ये कड़ी शुरू कहां से हुई, दुश्मनी का सिलसिला कहां से शुरू हुआ, तो क्यों लोग एक दूसरे की नस्लें तबाह करने। सबसे पहला जो मुकदमा तो इसी वो 2018 में मोहम्मद एजाज की मदीयत में हुआ, जिसमें दफात लगाई गई इस मुकदमे के अंदर 302, 324 और 148, 149। तो 302 को सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये भी मर्डर की दफा ही है। अपने नाज़रीन से हम यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि नामों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि नामों की आपस में बहुत बड़ी निस्बत है इन मुकदमात में, इन लड़ाइयों में, इन झगड़ों में, इस कत्लो गारत में। तो सबसे पहला मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो 2018 के अंदर मोहम्मद एजाज की मदीयत में दर्ज हुआ था। मुलजिम का नाम है हुरम शहजाद वल्द खालिद महमूद, इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो मुकदमा क्या था कि इनका कहना था कि हम इंजॉय करने के लिए वाइट सिटी हाउसिंग पसूर के अंदर इंजॉय कर रहे थे, और लोग भी इंजॉय कर रहे थे कि ये हुरम शहजाद वल्द खालिद महमूद वहां पर आ गए, और भी लोग इनके साथ मौजूद थे, और एक खतून भी इस मुकदमे में मेंशन की गई है, खतून भी मौजूद थी। तो जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इन्होंने कहा असद को आज जान से मार देंगे, इसको छोड़ना नहीं, बख्शना नहीं। तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, उसमें असद जख्मी हो गया और लोगों को भी फायर लगे। इलाज मालजे के लिए जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, असद अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए नाबहक हो गया। तो इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने तवद्दो की, पुलिस ने छापे मारे, हुरम शहजाद पकड़ा नहीं गया। जिसके बाद इनको रंज ये था कि हुरम शहजाद क्यों नहीं पकड़ा गया, इसको हम कैफरे किरदार तक किस तरह पहुंचाएंगे। शायद इसके भाई को पकड़ लिया गया, बाकी मुल्जिमान पकड़े गए, लेकिन हुरम शहजाद नहीं पकड़ा गया। लेकिन उसकी इस वाक़े की वजह नात क्या है, ये जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था वो वजह ये बताई जा रही है कि ये केबल नेटवर्क की वजह से इस झगड़े का आगाज हुआ, जो कि एक मर्डर 2018 में, उस झगड़े की वजह से एक मर्डर हो गया 2018 के अंदर। इसी कड़ी से मिलता हुआ दूसरा मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया। उमैरा कौसर जो मालीपुर की रहायशी हैं, और खालिद महमूद हुरम शहजाद की ये बहन है, जिन पर ये 2018 में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। खालिद महमूद की ये बेटी हैं। इनका कहना है कि रात तकरीबन 7:30 बजे के करीब मैं अपनी बहन सुमेरा कौसर और अपने वालिद खालिद महमूद, वालदा सुगना बीबी के साथ हम लोग जा रहे थे कि अचानक एक वीगो डाला और एक कार आकर रुकी, जिसमें से मुख्तलिफ मुल्जिमान निकले। उनको उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं इस FIR के अंदर। उन्होंने हमें अगवा करने की कोशिश की। एक बंदे ने मेरे वालिद को, वालदा को बाजुओं से, टांगों से पकड़कर गाड़ी में डाला, फिर हमारी तरफ आए। हम लोग तो भाग गए, लेकिन सुबह जब हुई तो हमें इत्तला मिली कि हमारे वालदैन की जो लाशें हैं वो रोड के ऊपर पड़ी हुई हैं। दोनों के जो अपोजिट उनको रखा गया था, साथ एक मोटरसाइकिल फेंक दी गई थी। ये FIR में पूरा वाकया दर्ज किया गया है। इनका कहना है बड़ी ही बेदर्दी के साथ हमारे वालदैन को, जिन मुल्जिमान को इन्होंने नामजद किया है, उन्होंने हमारे वालदैन को जान से मार दिया है। जिसके बाद इंस्पेक्टर इरफान अशरफ ने इसमें एक दफ़ा ऐड की 297। ये लाशों की बेहुरमती पर दफ़ा ऐड की जाती है। एक दफ़ा तो हमने बताया कि आपको ये दफ़ा ऐड हुई थी, ये दफ़ा लगाई गई थी सियालकोट के सानेहा बुट्टर के अंदर, जहाँ पर 2 भाइयों को मर्डर करने के बाद उनकी लाशों की बेहुरमती की गई। उसके बाद ये दफ़ा अब थाना सदर पसूर के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया था, वहाँ पर ये दफ़ा वालदैन को मर्डर करने के बाद इंस्पेक्टर इरफान अशरफ ने ऐड की थी। उसके बाद अब आ जाते हैं तीसरी में, जो 2011 के ऊपर, 2023 और लास्ट में जो मुकदमा इसी कड़ी से जुड़ता हुआ जो दर्ज किया गया, वो साबिक डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल, उस वक्त के सर्कल के उस वक्त के DSP पर, उसके बाद इंस्पेक्टर इरफान अशरफ पर, उसके बाद उस वक्त के SHO पर,
جو مقدمہ درج کیا گیا وہ کیا مقدمہ تھا اور اس پر پولیس کا کیا موقف ہے، لاسٹ میں یہی کڑی جڑتی ہے جو کہ پولیس پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تو اس کی مدعیہ ہے روبینہ کوثر، جن کا یہ ایک اسکول ٹیچر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس ہمارے گھر میں آئی اور میری بیٹیاں جو کہ پیپر کی تیاری کر رہی تھیں، ساتھ ان کی کزن بھی تھی، ان کو گندی اور غلیظ گالیاں دیں، اس کے بعد ان کو اٹھا کر لے گئے، 15 دن تک حبسِ بجا میں رکھ کر ان کو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں رٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہماری بیٹیاں واپس کی۔ اس حوالے سے جب ہم نے پولیس سے جاننے کی کوشش کی تو ان کا موقف سامنے آیا کہ 2023 کے اندر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں ایک نامزد ملزم لیاقت بھی ہے، تو لیاقت کے گھر میں ہم نے یہ چھاپا ضرور مارا تھا، لیکن ہم نے ان کی بیٹیوں اور ان کی وائف کو کسی کو بھی حبسِ بجا میں نہیں رکھا، بلکہ وہاں پر چھاپا مارا ملزم نہیں ملا تو ہم لوگ وہاں سے آ گئے۔ اس معاملے کو مکمل طور پر عدالت کے اندر ہی ڈیفینڈ کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس مقدمے کا کیا بنے گا، لیکن ہماری عوام سے یہ گزارش ہے کہ انا کی خاطر ایک دوسرے کی جانیں لینے سے گریز کریں، اتنے دور تک مت جائیں کہ آپ کو ایک دوسرے کی جان ہی لینا پڑ جائے۔ تو معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ بھی سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کیبل نیٹ ورک کا معاملہ کتنی جانیں لے گیا، کتنے لوگوں کو کھا گیا اور کن کن لوگوں پر مقدمے درج کروا گیا۔ تو ہماری لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اب ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنے کی بجائے ان کے رائٹس کا تحفظ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا کریں، تاکہ معاشرے میں یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ قتل و غارت ختم ہو سکے اور ہم صلح اسلوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، ایک دوسرے سے بھائی چارے کے ساتھ اس معاشرے میں زندگی گزار سکیں۔ تو فی الحال اس اسٹوری سے اپنے بھائی ندیم گوئی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔